जेठानी की अकड़ और देवरानी का स्वाभिमान। मालकिन, मैं जा रही हूँ। मीना की आवाज़ कान में पड़ी तो राखी बोली, खाना खा लिया? हाँ मालकिन, खा लिया, मीना बोली। राखी बोली, मैंने तेरे बच्चों के लिए खीर डिब्बे में भर कर रखी है, ज़रा लेते हुए जाना। मीना बोली, मालकिन, रोज़ रोज़ आप कभी मुझे तो कभी मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ देती रहती हैं। जब घर यह सब लेकर जाती हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान आपका भला करे मालकिन। राखी बोली, मीना, मुझे अच्छा लगता है यह सब करना। काश मैं पहले ही इस बात को समझ जाती, मगर मेरी बुद्धि तो तब घास चरने गई थी, इसलिए तो अनजाने में वह सब कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मीना बोली, क्या हुआ मालकिन, क्या कर बैठी आप? राखी चुप हो गई और बोली, कुछ नहीं मीना, तू कल समय पर आ जाना। तू होती है तो घर में मन लगा रहता है। राखी इस बड़े बंगले की मालकिन, बच्चे दोनों अमेरिका में सेटल थे और पति निखिल सीधे रात को 10 बजे घर आते थे। निखिल की फैक्ट्री दूरी पर थी, इसलिए सुबह का टिफिन राखी साथ ही दे देती थी। निखिल की ड्यूटी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की थी। राखी का इतना बड़े बंगले में अकेले दम घुटता था। आज रात को राखी निखिल से बोली, निखिल, मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। बच्चे भी बाहर चले गए और तुम भी घर पर नहीं रहते। मैं अकेले बहुत बोर होती हूँ। तुम चंदन भैया और सावित्री से बात करो ना, शायद वे यहाँ वापस आ जाएं। फिर से हम सब एक साथ रहेंगे। चंदन निखिल का छोटा भाई और सावित्री राखी की देवरानी थी। यह पूरा परिवार बरसों साथ में रहा, मगर निखिल के माता पिता के मरने के बाद दोनों भाई अलग हो गए थे। चंदन और सावित्री दोनों अलग होने के बाद किराए के मकान में रहते थे। निखिल बोला, राखी, तुम ही तो अलग होना चाहती थी। मेरे पैसों, मेरे बंगले और मेरी हर चीज़ पर तुम्हें हक चाहिए था। अब वह सब मिल तो गया तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है वे लोग वापस आएंगे? तुम्हें तुम्हारी देवरानी ने ऐसा छोड़ा कि पलटकर वापस ना देखा। राखी को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अतीत के गलियारे में चली गई। राखी और सावित्री दोनों जेठानी देवरानी कम बहनें ज़्यादा लगती थीं। दोनों की शादी में भी बस 2 साल का ही फर्क था, इसलिए दोनों की खूब पटती थी। सास अनुपमा जी भी दोनों की जोड़ी की बलाइयाँ लेती, क्यों कि उन दोनों की वजह से उनका संयुक्त परिवार आबाद था। निखिल बड़ा भाई होने के साथ साथ घर का करता धरता भी था। उसकी फैक्ट्री जोरों में चलती थी और उल्टा सावित्री एक साधारण की कंपनी में नौकरी करता था। निखिल चंदन को अपने साथ फैक्ट्री में लेना चाहता था, मगर चंदन अपनी साधारण नौकरी में खुश था। उसे कमाने की बहुत लालसा न थी। सावित्री भी चंदन से परेशान थी। वह भी चाहती थी कि चंदन यह छोटी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करे, मगर चंदन नहीं माना। सावित्री और चंदन में अक्सर इस मामले को लेकर लड़ाई हो जाती। सावित्री चाहती थी कि चंदन निखिल भैया की फैक्ट्री ज्वाइन कर ले, मगर चंदन कभी कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहता था। वह अपनी साधारण नौकरी से बहुत खुश था। सावित्री चंदन से कहती भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी नौकरी का कारण कल के दिन हमारे बच्चे बड़े होकर आप पर सवाल दागें कि संयुक्त परिवार होने पर भी पापा एक साधारण नौकरी क्यों करते थे, जबकि ताऊजी फैक्ट्री संभालते थे। पापा भी तो ताऊजी के साथ उनकी फैक्ट्री में उनका साथ दे सकते थे। यह सब सुनने के बाद भी चंदन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वह उसी कंपनी में नौकरी करता रहा जहां वह पहले से करता आया है। प्राइवेट कंपनी होने के कारण एक दिन चंदन की नौकरी चली गई, जिस वजह से सावित्री बहुत परेशान हो गई। तब राखी बोली, फिक्र मत कर पगली, जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो या कोई ज़रूरी नहीं। शायद भगवान भी चंदन भैया के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। निखिल ने फिर से चंदन को अपने साथ लेना चाहा, मगर चंदन का वापस वही जवाब था और चंदन दूसरी नौकरी की तलाश में
निकल गया। चंदन को नौकरी नहीं मिली। तब तक निखिल पूरा घर अकेले चलाता रहा। एक दिन चंदन को फिर से वही साधारण नौकरी मिल गई और चंदन फिर से काम पर जाने लगा। धीरे धीरे दिन साल गुजरने लगे और बीच में निखिल के माता पिता का भी देहांत हो गया। अब धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगी। निखिल की फैक्ट्री जोरों में चलने लगी थी, जिस वजह से घर में पैसों की बरसात हो चली थी। राखी को अपने पति की कमाई पर घमंड होने लगा था और वह देवर चंदन और देवरानी सावित्री को नीचे नज़र से देखने लगी थी। वैसे भी जिस सास ससुर की वजह से यह संयुक्त परिवार आबाद था, वह तो अब रहे नहीं थे। एक दिन राखी के मन में ख्याल आया कि अगर मेरा पति घर का एक्स्ट्रा खर्चा ना निकाले तो चंदन भैया अपने दम पर इतने खर्चे नहीं निकाल सकते। या फैक्ट्री या बंगला, इन सभी पर सिर्फ मेरा अकेले का हक है, क्योंकि मेरे पति की बदौलत ही तो यह घर गाड़ी शौनो शौकत है। मगर सावित्री भी तो यही रहती है। कल के दिन वे लोग हमसे हमारी सारी चीज़ों में हिस्सा भी मांग सकते हैं। इसलिए अब राखी ने ठान लिया था कि वह कैसे भी चंदन और सावित्री को इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। बस उसी दिन से राखी ने घर में कलह का वातावरण पैदा कर दिया। राखी के बच्चे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे और सावित्री के बच्चे छोटी कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन राखी बोली, सावित्री, तुम्हारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं मेरे बच्चों को। हो सके तो उन्हें अपने कमरे से ज़्यादा निकलने मत दिया करो। सावित्री ने भी हामी भर दी और अपने बच्चों को राखी भाभी के बच्चों के कमरे में ज़्यादा जाने नहीं देती थी। घर के काम हो, रसोई के काम हो या बाहर के काम, सभी काम राखी ने अपने हाथ ले लिए और हर बात पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अब वह हर बात में सावित्री को सुनाने लगी थी, चाहे वह बिजली का बिल हो या खाने पीने की चीज़ें हो। राखी हर बात में सावित्री को जताने लगी थी कि उसके पति के पैसों के दम पर ही चंदन भैया और सावित्री जी रहे हैं, वरना उनकी खुद की कुछ औकात नहीं है। हद तो तब हो गई जब राखी आस पड़ोस के लोगों को कहने लगी कि यदि उसका पति घर के खर्चे पूरे ना करे तो उसके देवर और देवरानी के तो खाने के भी लाले पड़ जाएं। सावित्री के कानों तक भी इन बातों की भनक लगी तो उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी, क्या सचमुच यह वही जेठानी है जिसमें कभी मुझे अपनी बहन माना था। इंसान पैसे के घमंड में कितना चकनाचूर हो जाता है कि रिश्तों का महत्व भी भूल जाता है। मगर वह कर भी क्या सकती थी। उसने तो कई बार चंदन को यह साधारण नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी, मगर चंदन नहीं माना था, जिसकी वजह से आज उसे यह सब सुनना पड़ रहा था। सावित्री को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। उसने चंदन से बात की और दोनों ने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। निखिल चंदन के इस फैसले से खुश नहीं था। वह यह परिवार बिखरने नहीं देना चाहता था। जब उसने भाई को रोकने की कोशिश की, राखी बोली, जिसकी जितनी चादर है उसे उतने ही पांव पसारने चाहिए। चंदन भैया की साधारण सी नौकरी में भी उन्हें और सावित्री को बंगले का सुख नसीब हो रहा है। शायद यह बात इन दोनों को समझ आ गई है। चंदन और सावित्री का यह बात सुनकर दिल खट्टा हो गया और उन्हें कभी पलटकर इस घर की ओर नहीं देखा। राखी जो चाहती थी उसे सब मिल गया और वह खुश हो गई। वह यह सोचकर खुश थी कि अब यह सारी जायदाद, बंगले और पैसों की मालकिन वह अकेली ही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और राखी बच्चे विदेश जा बसे और निखिल अपनी फैक्ट्री की में ओर व्यस्त हो गया। अब घर में पूरे दिन कोई नहीं रहता था, उसके अलावा वही बंगला जो हमेशा सबके भस शोरगुल से आबाद था, आज यही बंगला राखी को अकेले में काटने दौड़ता है। देवरानी सावित्री और राखी के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, इसलिए इतने सालों से बातचीत भी बंद थी। चंदन और सावित्री जब यह घर छोड़ कर गए थे
तो वह एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगे थे। निखिल ने भाई की मदद करनी चाहिए थी, मगर स्वाभिमानी चंदन और सावित्री ने बिल्कुल मना कर दिया था कि उन्हें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, वे लोग अपने दम पर जी लेंगे। सावित्री घर पर पापड़ बेलकर बेचने का काम करने लगी थी और चंदन भी अच्छी कंपनी में जॉब कर लगा था। इस तरह दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों का खर्चा निकाल लेते थे। राखी के आस पड़ोस के लोग जो सावित्री से भी बातचीत करते थे, वे लोग राखी को चंदन और सावित्री की खबर दे दिया करते थे। राखी और सावित्री जब से अलग हुए थे, तब से उनके बीच बातचीत एकदम से बंद थी। मगर आज राखी ने इतने सालों बाद सोचा कि क्यों ना वह चंदन और सावित्री से फ़ोन करके बात करे और उन्हें वापस यहाँ रहने बुलाए। वह फ़ोन करने वाली ही थी कि विदेश से उसके बेटे विनोद का फ़ोन आया और वह बोला, मम्मी मुझे यहाँ विदेश में एक लड़की पसंद आ गई है, उसका नाम नैना है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। राखी बोली, बेटा तू जब भारत आएगा तब हम आराम से बात करेंगे, इतने बड़े फैसले फ़ोन पर नहीं लिए जाते। विनोद बोला, मम्मी मैं भारत आना नहीं चाहता, इसलिए तो आपको यह बात फ़ोन पर भी बता रहा हूँ। 1 महीने बाद मैं और नैना शादी करने वाले हैं, आप पापा को बता दीजिएगा। बस यही बताने फ़ोन किया था और विनोद ने फ़ोन काट दिया। राखी तो यह खबर सुनकर बेचैन हो उठी थी। उसने तुरंत निखिल को फ़ोन करके सब बताया। निखिल बोला, राखी बच्चों को विदेश भेजने का फ़ैसला भी तो तुम्हारा ही था। मैंने तो तब भी मना किया था कि हमारा भारत भी एजुकेशन के मामले में कुछ कम नहीं है, मगर तुम मानी कहाँ थी। तुमने कहा था हमारे पास इतना पैसा है, हमें हमारे बच्चों को विदेश भेजना चाहिए। तुम दुनिया वालों को दिखाना चाहती थी कि तुम्हारा पति इतना कमाता है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इन सब बातों को की सज़ा भुगतने का समय आ गया है शायद। राखी फ़ोन रख खूब रोने लगी और सोचने लगी क्यों पैसों के नशे ने उसे अंधा बना दिया था, क्यों वो रिश्तों को समझ नहीं पाई। आज शायद इसलिए ही अकेली पड़ गई थी, कोई भी तो साथ नहीं दे रहा था उसका। राखी ने विदेश में रह रही बेटी आरुषि को फ़ोन किया और कहने लगी, आरुषि तुम यहाँ कब आ रही हो। आरुषि अपने फ्रेंड्स के साथ पब में पार्टी में बिजी थी। वह बोली, मम्मी अभी डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, और रही बात वहाँ आने की, तो मम्मी एक बार जो विदेश में बस जाते हैं वे लोग वापस भारत में नहीं बस पाते। राखी बोली, आरुषि मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। आरुषि बोली, मम्मी इमोशनल फूल मत बनो प्लीज़, चलो बाय, मुझे पार्टी एंजॉय करने दो। राखी ने कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और उसे आज यह बात समझ आ रही थी। वह उदास होकर बैठी थी कि पड़ोस वाली सौम्या जी घर आई और बोली, अरे राखी सुना कुछ तुमने। राखी अपनी उदासी छुपाते हुए बोली, क्या हुआ सौम्या, तुम्हारे देवर चंदन का बेटा आई टॉपर तो था ही, उसका जॉब भी गूगल कंपनी में लगा हुआ था। अब तो उसने तुम्हारे जैसा, या यूं कहो तुमसे भी अच्छा बंगला खरीद लिया है। मैं आज सुबह उन्हीं के घर गई थी, चारों बहुत खुश थे। भाई परिवार हो तो ऐसा। सावित्री के दोनों बच्चे बहुत होशियार निकले, इतने होशियार कि माँ बाप की गरीबी ही दूर कर दी। सावित्री ने बच्चों में संस्कार भी कूट कूट कर भरे हैं। धन्य हैं ऐसे माँ बाप जो बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश देते हैं। राखी एक अक्षर ना बोल पाई और सोचने लगी, हाँ सच ही तो कह रही है सौम्या। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को इतनी मेहनत करके देखा और जिन बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में उन्हें चीज़ों को तरसना पड़ा होगा, वह बच्चे होशियार निकले। और जिन बच्चों ने यहाँ सिर्फ ऐशो आराम और पैसा देखा, वे लोग अब विदेश से वापस भी नहीं आना चाहते। राखी आज अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी और उसे अपने किए की कीमत इस तरह चुकानी पड़ेगी, उसने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था। राखी को अपने किए पर पछतावा था। कभी कभी राखी काम वाली बाई मीना से बतिया लेती थी और कहती थी, मीना कभी भी ज़मीन जायदाद के चक्कर में अपनों को मत छोड़ना, क्योंकि अपनों से ही घर आबाद है। दोस्तों, जेठानी देवरानी में अक्सर यह बात देखने मिल जाती है कि अगर एक के पास पैसा ज़्यादा हो तो वह अपनी अकड़बाजी दिखाने में चूकती नहीं, मगर पैसा तो चंचल है, आज अगर उसके पास है तो कल के दिन किसी और के पास हो सकती है।
वह यह भूल जाती है कभी कभी लोग ज़मीन जायदाद और पैसों के लालच में आकर सपनों से ही रिश्ता तोड़ देते हैं, मगर कभी न कभी उन्हें इन बातों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।